हेलो, वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी। ये क्लास वैसे लाइव होनी थी बट कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस। ठीक है, आपके पास पहुंच जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम कोशिश करेंगे कि लाइव ही हो जाए। ठीक है, तो हम सभी लोगों ने इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज पूरी कर ली थी। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा उसे और आपको काफ़ी कुछ उसमें हेल्प हुई होगी। ठीक है, अब उसी का एक एक्सटेंशन वर्जन मान लो या फिर उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो स्कीम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका हम यहाँ पे रिवीजन भी करेंगे, उनमें जो नए अपडेट्स आए हैं वो भी करेंगे, और साथ में कुछ ऐसी स्कीम्स जो हम उस समय पे सिलेबस की बाध्यताकरण कवर नहीं कर पाए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जैसे कि आपकी अदर स्कीम्स जो कि उस समय कवर नहीं हो पाई, उन सबको भी हम यहाँ पर आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, हर किसी के लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है, मतलब कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं हटा दूं और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, तो इंडियन इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसके 50 से 60% जो सवाल हैं वो फ्लैगशिप स्कीम से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वहीं से ही आते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी के हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्कीम जो है वो है हमारी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। शुरू में हम जो बिल्कुल आपकी लेटेस्ट स्कीम है बजट 2025-26 के अंदर जो स्कीम्स आई हैं उनकी बात करने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को समझने से पहले आप शॉर्ट में एक स्कीम समझिए, उसका नाम था आकांक्षी भारत कार्यक्रम। अब ये आकांक्षी भारत कार्यक्रम क्या था? तो देखिए, पहले क्या था कि जो हमारे सबसे पिछड़े जिले हुआ करते थे हमारे पूरे देश में, ऐसे जिले जहां पर विकास सबसे कम हुआ था, उन्हें हम पिछड़ा जिला विकास कार्यक्रम की योजना चलती थी उनके लिए वो चलाते थे। लेकिन वो क्या था, एक नेगेटिव माइंडसेट वाली स्कीम थी यार। ये वही बात हो गई कि जो सबसे कमजोर बच्चे हैं, सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले बच्चे हैं, उनको हम सेक्शन डी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये वैसी वाली बात थी, एक नेगेटिव माइंडसेट वाली बात थी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने आके उन जिलों को जहां पर अभी तक विकास नहीं हुआ है उन्हें एक अलग पॉजिटिव माइंडसेट से देखा। उन्होंने ये देखा कि यार इन जिलों में विकास कम हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें अब क्या है, विकास की आकांक्षाएं ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसके 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं उसके मार्क्स बढ़ाने के चांसेस, स्कोप ज्यादा है, और जो बच्चे के ऑलरेडी 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं वो कितना ही बढ़ाएगा मार्क्स, 2-4 मार्क्स बढ़ा पाएगा। तो वही वाली चीज है, माइंडसेट वाली बात है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो माइंडसेट था कि जो सबसे पिछड़े जिले हैं उनको हम उठाएंगे और आकांक्षी जिले बोलकर उन्हें, और वहां पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ विकास करेंगे। उसी चीज से प्रेरणा लेकर, यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरणा लेकर ही हमारे कृषि में जो योजना स्टार्ट हुई है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, तो बजट 2025-26 में 6 वर्ष के लिए 24,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ ये स्कीम स्टार्ट हुई है। क्या काम होगा इसमें? भाई, जो ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर को लेकर, उन सभी स्कीम्स का हम कन्वर्जेंस करेंगे, अभिसरण करेंगे, जिससे कि सारी स्कीम्स को हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं। ठीक है, इसमें हम कोई अलग से कोई प्रोविजन नहीं करने वाले हैं, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास जो वर्तमान में प्रोविजंस है उन सभी को हम जोड़ेंगे। ठीक है, और कहां पर विकास करेंगे? सबसे जो कम कृषि उत्पादकता वाले 100 कृषि जिले हैं, जहां पर कृषि उत्पादकता सबसे कम है, कृषि का विकास सबसे कम है, उन 100 जिलों में यह स्कीम लागू होगी। ठीक है, और इस स्कीम के अंदर क्या होगा, 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का कन्वर्जेंस किया जाएगा। ये डेटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आरपीएससी अपने एक लेटेस्ट एग्जाम में इस डेटा पर सवाल पूछ चुकी है। उन्होंने क्या करा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उन्होंने एक कथन में दिया था कि कुछ यहां पर 12 मंत्रालय की कुछ योजनाएं ने उसने डेटा चेंज कर दिया, तो वो स्टेटमेंट क्या था, गलत था। तो जो स्कीम्स अभी लेटेस्ट आई हैं उनके लिए हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें 1.7 करोड़ कृषक किसानों को लाभ होगा, और जिला स्तरीय योजनाएं भी बनाई जाएंगी, जहां पर जिला कलेक्टर जो होगा वो आपका देखरेख का काम करने वाला है, और कृषि विश्वविद्यालय और नीति आयोग के सहयोग से ये तैयार की जाएंगी। इसके अलावा कुछ इनोवेशंस रहेंगे, जैसे कि डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाएगा, किसान ऐप बनाया जाएगा, और आपस में हेल्दी कंपटीशन के लिए जिला रैंकिंग सिस्टम्स भी लाई जाएगी। ठीक है, तो बाकी सब बातें इसके अंदर यहां फोटो में भी दी हुई हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बजट 2025-26 में हमारी अगली इंपॉर्टेंट स्कीम थी पल्स में सेल्फ सफिशिएंसी, यानी दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन।
अब देखो दालों के मामले में क्या है कि इतना अच्छा हमारा जो देश ज्योग्राफिकली दलहन के उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया है, उसके बाद भी हमें दालों का आयात करना पड़ता है। तो क्यों आयात करना पड़ा? क्योंकि हम गेहूं चावल के क्रॉपिंग पैटर्न में फंस गए और दलहन को हमने इग्नोर कर दिया। तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो हम दालों का आयात करते हैं उसको खत्म करें और स्वयं उसमें आत्मनिर्भर हो जाएं, ये 2025-26 में स्कीम लाई गई है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर 2025 को ये मिशन का शुभारंभ किया गया है। जो लेटेस्ट स्कीम्स होती हैं उनकी लॉन्च डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो 11,440 करोड़ रुपए का बजट ये आवंटन के साथ ये स्कीम शुरू हुई है। 2030-31 तक इसका टारगेट है कि दलहन उत्पादन को बढ़ाकर हम 350 लाख टन कर दें और जो क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल के अंदर ये दलहन उत्पादन हो रहा है वो 310 लाख हेक्टेयर हो जाए। इसमें निशुल्क बीज किट बांटे जाएंगे एंड सो ऑन। गारंटीकृत खरीद की जाएगी, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण किया जाएगा। नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आप एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक तीनों है। अब देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि हम सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं और सबसे बड़े आयातक भी हैं, यानी तीनों ही चीजें। इतना ज्यादा दलहन का यूज हमारे यहाँ पर होता है। अब हम ये चाह रहे हैं कि आयात को कम करें और सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आए। और इधर भी आप पढ़ सकते हैं, वही सारी बातें यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस मिशन के अंदर दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे अरहर, उड़द और मसूर की दाल का सेंट्रल एजेंसीज नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा। मतलब क्या होगा कि जो ये सेंटर की एजेंसीज हैं नेफेड और एनसीसीएफ, यहां पर आकर किसान अगर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा कि भाई मैं इस दाल का उत्पादन कर रहा हूं, आप मेरे से खरीद लेना, तो ये बोलेंगे ठीक है हम आपसे खरीद लेंगे। जितना भी आप दाल का उत्पादन करोगे वो सारा का सारा उत्पादन खरीदने की इनकी गारंटी है इस स्कीम के अंदर। चाहे आप 100 टन करो, 150 टन करो, पर शर्त यह है कि आपने आकर रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। ठीक है, तो रजिस्टर्ड हो जाओगे तो 100% प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कपास उत्पादकता मिशन, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। अब कॉटन के लिए भी अलग से हम एक मिशन 2025-26 के बजट में लेकर आए हैं। 5 वर्षीय ये मिशन है। ठीक है, और इसका जो क्रियान्वयन करने का नोडल डिपार्टमेंट है वो है डेयर, यानी कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसके अंडर में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी आती है, जो कि कृषि रिसर्च के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या भाई, जितने भी कपास उत्पादन राज्य है ना, वहां पर हम कपास की गुणवत्ता को बढ़ाएं, इस चीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे और उन्नत प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी उपकरण, इन सब का उपयोग करेंगे, जैसे कि जलवायु स्मार्ट, कीट प्रतिरोधी और उच्च उपज वाली कपास, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। कपास में जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो वहां पर 2-3 तरह की कपास आपने पढ़ी होगी, उसमें सबसे उन्नत किस्म की जो कपास होती है वो होती है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, वो वाली कपास यहां पर है। इसके बाद सरकार का एकीकृत 5F दृष्टिकोण है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। ये ऑलरेडी जो हमारा विजन है इसको ये क्या करेगी, पूरा करने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद बजट 2025-26 की एक और इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस प्रोग्राम, यानी कि ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। देखिए ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के ऊपर तो बेस्ड नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो एग्रीकल्चर है। वैसे इसका ध्यान है कंप्लीट जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको हम बढ़ावा दें। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में जो अल्प रोजगार की समस्या है उसको हम दूर करें। इसके लिए एक मल्टी सेक्टोरल यानी बहुक्षेत्रीय स्कीम है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली है। ठीक है, जिसमें जैसे कि कौशल विकास करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, सो ऑन नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो ये है कि गांव से जो हमें जबरदस्ती का प्रवास करना पड़ता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें रोजगार नहीं मिल पाता, इसलिए हमें मजबूरीवश शहर में रोजगार ढूंढने आना पड़ता है, इस चीज को हम समाप्त करें। ठीक है, और इस स्कीम का जो एक लिंक है वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से भी है कि जो 100 विकासशील कृषि जिले हैं उन पर ये
प्रायोरिटी रखती है, यानी जो 100 पिछड़े जिले हमारे वहां पे पहचान किए गए थे ना, वहां पर उन जिलों को ये भी प्रायोरिटी में रखती है। ठीक है, फेज 1 के अंदर उन्हीं 100 जिलों के अंदर काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे लेटेस्ट बजट के अंदर जो एक और गवर्नमेंट स्कीम आई है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, वो है आपकी सब्जी एवं फल के लिए व्यापक कार्यक्रम। सब्जियों और फलों के उत्पादन को कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से आपको बढ़ावा देना है। देखो, सब्जी और फल का जो उत्पादन है ना, वहां पर टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है कि सब्जी और फल की कटाई हुई, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, इसलिए उनका जो वैल्यू श्रृंखला है पूरी, उससे उसका लिंकेज बहुत जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे फैक्ट्रीज तक पहुंच जाएं या फिर जल्दी से जल्दी हमारे अर्बन मार्केट तक, रूरल मार्केट तक पहुंच जाए। तो उस चीज पे काम करती है आपकी सब्जी और फल के लिए व्यापक कार्यक्रम, जो कि आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसके अंदर एफपीओस के सहयोग से क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। एफपीओस क्या होते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो फार्मर्स के संगठन बने हुए होते हैं, उनके माध्यम से यह काम किया जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमारे बजट 2025-26 के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी वो सारी हमने कवर कर ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़े, उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। मतलब ऑलरेडी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी लाइव तो मैंने वो दे दी थी, पता नहीं वो क्लास आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अपनी सारी बातें। तो सबसे पहली चीज कि जो हमारी इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज पूरी हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो कंसर्न था सभी लोगों का वो था नोट्स को लेकर कि सर हमें नोट्स चाहिए, हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, या फिर जो आपकी क्लास की पीपीटी है उससे हम प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर 150 तरह की समस्याएं थी नोट्स को लेकर। ठीक है, तब हमने कहा था कि आपके लिए जल्दी समाधान करेंगे, तो वो समाधान जल्दी ही आपका होने वाला है। ठीक है, तो पिछले 1-1.5 महीने से मैं 2 महीने से लगभग इकोनॉमी के ऊपर एक बुक लिख रहा था, वो लगभग मेरी कंप्लीट हो चुकी है बुक। तो जो हमने पढ़ा है उसी फ्लो में वो पूरी बुक है, उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। और वो बुक जो है वो कोई ऐसी बुक नहीं जो किसी एक एग्जाम के पर्टिकुलर लिखी गई हो। ठीक है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो आपको इंडियन इकोनॉमी की पूरी समस्याएं आपकी, चाहे वो आरएस प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, या फिर एसआई वाले बच्चों के लिए हो, सारी समस्या का समाधान उस बुक से आपका हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज उस बुक के अंदर मैंने करने की कोशिश करी है, करंट अपडेट्स सारे डालने की कोशिश करी है। तो जल्दी ही आपके सामने वो बुक होगी। ठीक है, तो जो आपकी नोट्स वाली समस्या थी उसका समाधान भी आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब फिर से आते हैं हम हमारे लेक्चर पर। एग्रीकल्चर सेक्टर की अब हम बजट 2025-26 की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बाकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर की ओवरऑल, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। अब आपको पता होगा कि सिंचाई जो है वो कृषि क्षेत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण इनपुट है। ठीक है, महत्वपूर्ण कृषि आगत है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हो गई थी। जो इसकी टैगलाइन थी वो थी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, या फिर प्रति बूंद अधिक फसल। ठीक है, अब क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्कीम्स हमको पता है 3 तरह की होती हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी केंद्रीय क्षेत्रक की योजना, जहां पर 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पर सेंटर एक हिस्सा देता है और एक हिस्सा स्टेट देता है। जनरली जो फंड शेयरिंग पैटर्न होता है वो 60-40 फॉर नॉर्मल स्टेट्स एंड 90-10 फॉर हिमालयन एंड जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहां पर भी, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इसलिए 60-40 का पैटर्न यहां पर नॉर्मल राज्यों के लिए है और 90-10 का पैटर्न आपके पहाड़ी राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। ठीक है, ये फैक्ट आपको हर स्कीम में देखना है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि खेत में जो वाटर अवेलेबिलिटी है, हमारे खेतों के अंदर जो पानी पहुंचता है उसका जो कवरेज है वो बढ़े, जो हमारी सिंचाई की विधियां हैं उनमें सुधार हो और हम माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई की विधियों को अपनाएं, जिससे क्या होता है कम पानी के अंदर हमारे पास उत्पादन ज्यादा होता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप होती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि भाई ये कौन सी मिनिस्ट्री की योजना है, तो यहाँ पर 3 मिनिस्ट्रीज का समन्वय हो रहा है, 3 मंत्रालयों का यह संयुक्त कार्यक्रम है। ये पहला तो होना ही था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, लेकिन क्योंकि सिंचाई की बातें हैं और इसमें आगे जब हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे तो एक बहुत ही अम्ब्रेला स्कीम है, एक वाइड एरिया वाली स्कीम है, इसलिए जो सेकंड मिनिस्ट्री है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय और तीसरी मिनिस्ट्री है आपकी जल शक्ति मंत्रालय। इन तीनों मंत्रालयों का ये एक संयुक्त कार्यक्रम है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब इसके आप कंपोनेंट्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस योजना के कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है आपका त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। तो वर्तमान जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेट करना है जो वर्तमान में सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि कोई एक बिहार की कोसी मेची लिंक परियोजना चल रही है, तो अब ये स्लो चल रही है, 5 साल का इसका टाइम था, 7, 8, 10 साल हो गए हैं पर ये पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसी सिंचाई परियोजनाओं को हमें तुरंत प्रभाव से क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। सेकंड है हर खेत को जल, नाम से ही पता पड़ रहा होगा, यानी आपको जो कवरेज है कृषि जो सिंचाई के अंतर्गत एरिया है उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है। जो वर्तमान परसेंटेज अराउंड 52% है कि 52% जो आपके कृषि है, कृषि का जो एरिया है वो सिंचाई है, तो हमें इसको बढ़ाकर 90 to 100% तक लेकर जाना है, जिसमें भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं। प्रति बूंद अधिक फसल जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, माइक्रो इरिगेशन की बात करता है, सूक्ष्म सिंचाई की बात करता है। अगली बात है वाटरशेड डेवलपमेंट। अब वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होता है भाई, वाटरशेड डेवलपमेंट ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है एक, कि जैसे कोई एक नदी है, जहां जहां से ये पानी इस नदी में आ रहा है, ठीक है, वो जो एरिया होता है वो वाटरशेड एरिया होता है। तो इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट हम इस वाटरशेड के अकॉर्डिंग करें, यानी जब हम एरिया को डेवलपमेंट के रूप में देखें कि हमें डेवलप करने के लिए किस क्षेत्र को देखें, हम जिले को देखें, हम ब्लॉक को देखें, तो वैसे जो अलग अलग मापक हैं एरिया के, मतलब जब आप डेवलपमेंट स्कीम कोई बना रहे हो तो आप किस एरिया के लिए बना रहे हो, उस एरिया को आप वाटरशेड एरिया के रूप में अगर आप लोगे तो उसको बोलेंगे वाटरशेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाली स्कीम, ठीक है। तो उसकी ये बात करता है। इसके अलावा किसानों को सहायता देने की बात करता है, जहां पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए परियोजना लागत का 45% जो है आपको दिया जाता है, जो भी अगर आप सिंचाई परियोजना अपने खेत में लगाते हो तो, ठीक है। ओके, ये सारी बातें यहां पर फोटो के अंदर भी दी हुई हैं विथ हमारे प्रधानमंत्री की फोटो। ओके, नेक्स्ट जो है आपकी स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम। सबसे पहली चीज कि सर ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है। देखो, अब कोई किसान है वो अपने खेत के अंदर खेती करे जा रहा है, उसको यही नहीं पता कि जो उसकी सॉइल है, जो उसकी मृदा है, वो किस फसल के लिए उपयुक्त है। वो लगातार गेहूं चावल की फसल कर रहा है, तो उसकी सॉइल पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उसको नहीं पता। तो वो सारी बातें करने के लिए, वो सब उसको बताने के लिए हम लेके आए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसमें क्या होगा कि भैया साइंटिस्ट जाएंगे या फिर जो भी जाएगा वो आपके खेत का एक सैंपल लेके आएगा मिट्टी का, उस मिट्टी के सैंपल को लैब में लाकर चेक करेगा कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर वो सारे न्यूट्रिएंट्स वो एक रिपोर्ट कार्ड बना के उसको लिख के देगा कि आपके पास इतना कैल्शियम है, आपके में इतना जिंक है, इतना ये सब है, ऐसा कुछ 12 इनमें पैरामीटर्स हैं, वो 12 पैरामीटर्स पे एक रिपोर्ट कार्ड बना के देगा उसके खेत की और बताएगा कि सर आपके लिए ये फसल उपयुक्त है, आपके खेत में इस चीज की कमी हो रही है, आप ये उर्वरक यूज करो, एंड सो ऑन इन्फॉर्मेशन आपके किसान को मिल जाएगी, ठीक है। तो यही है आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड, जहां पर 12 मुख्य पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर्स के नाम लिखे हुए हैं, एक बार आप रीड कर सकते हो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना डीप में कोई सवाल पूछ लेगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड में कौन कौन सा पैरामीटर है, फिर भी एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको बता देगा। मंत्रालय नॉर्मल सी बात है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, ठीक है। अब इसका वर्तमान अपडेट देखो आप, जुलाई 2025 तक 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो हम जारी कर चुके हैं, अबव 25 करोड़, ठीक है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कर चुके हैं और हमारे राजस्थान ने इसमें 100% लक्ष्य हासिल किया है, ठीक है। और इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को 2022-23 से सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी नाम से कोई अलग स्कीम आई है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक कंपोनेंट के रूप में अभी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को हम यूज
कर रहे हैं। ये भी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है। और हम ये चाह रहे हैं कि हर 2 साल के अंदर हम सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर दे दें किसान को। तो ये टाइमलाइन भी पूछ सकते हैं आपसे कि 3 महीने में देना है, 6 महीने में देना है, साल में देना है कि 2 साल में देना है। तो हर 2 साल में आपको देना है बना के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम है आपकी पीएम प्रणाम योजना, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम, या फिर कृषि प्रबंधन के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना, या फिर इसका एक और नाम है वो है धरती माता की बहाली, जागरूकता पैदा करना, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम। ये है क्या, देखिए पीएम प्रणाम योजना का जो लक्ष्य है वो ये है कि वर्तमान में क्या हुआ, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यूरिया वगैरह का जो उपयोग है वो किसान बहुत ज़्यादा करने लग गए अपने खेतों के अंदर, जिससे कि क्या हुआ, जो भूमि की उर्वरकता है वो लगातार कम होने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, आपका सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, तो उन सब का समाधान करने के लिए हम पीएम प्रणाम योजना लेके आए हैं कि भाई हम जो अपना खेत है उसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करें, कीटनाशक का उपयोग कम करें और धरती माता को इस चीज से बचाएं। अब ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि क्या ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की स्कीम है या फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की स्कीम है। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ये स्पेसिफिक स्कीम है क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो रासायनिक उर्वरकों के अंदर हो रहा है, ठीक है। विशेषताएं क्या है, सब्सिडी के बोझ को हमें कम करना है। अभी आपको ये भी पता होगा जब हमने सब्सिडी वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने उर्वरक सब्सिडी की बात करी थी। तो उस उर्वरक सब्सिडी पर जो हमारा खर्चा हो रहा है इसको हमें कम भी करना है, ठीक है। तो वहां पर भी ये स्कीम काम करती है। तो अब ये स्कीम कैसे इंसेंटिव दे रही है, तो ये राज्यों को ऐसे इंसेंटिव दे रही है कि भाई आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करवाओ। उपयोग कम होगा तो सब्सिडी पे खर्च कम होगा। लेट से सब्सिडी पर जो खर्च कम हुआ वो 25,000 करोड़ रुपए हमारे बच गए। अगर 25,000 करोड़ रुपए आपने बचा लिए तो इसका 50% यानी कि 12,500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अनुदान के रूप में दे देगी। कितना अच्छा इंसेंटिव है कि आप हमारा खर्चा बचाओ और 50% खर्चा हम आपको वापस दे देंगे। जो खर्चा आप बचाओगे उसका 50% आपको अनुदान के रूप में मिल जाएगा। ये है आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें इंसेंटिव, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। अब ये पीएम प्रणाम योजना में जो ये इंसेंटिव दिया, क्या इससे कोई फायदा हुआ? जी हाँ, फायदा हुआ है। 14 राज्यों ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में औसत खपत जो है वो 15.14 LMT कम कर दी है, ठीक है। तो राजस्थान में कोई फायदा नहीं हुआ है ज्यादा, लेकिन बाकी स्टेट्स में जो ये उपयोग है वो कम हुआ है इसका, ठीक है। ओके, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हाँ, एक और चीज कि ये जो पीपीटी है या फिर जो ये डेटा है इसकी आप चिंता मत करना। वैसे तो जो बुक आएगी उसमें सारी चीजें हर स्कीम के बारे में लिखी हुई हैं, वो आपको मिल जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए तो वो भी पीडीएफ फॉर्म में आपको हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे या फिर ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा कि 6,000 रुपए किसानों के खाते में आते हैं 2,000 रुपए की 3 किस्तों के अंदर क्वार्टरली। तो इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। हर 4 महीने में मोदी जी खाते में पैसा डाल रहे हैं और सरकार उसका प्रचार कर रही है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है, हर एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्च कब हुई है ये? 24 फरवरी 2019 गोरखपुर यूपी से। अब आपको पता होगा जब 2019 के चुनाव हुए थे उस टाइम पे जब बजट आया था फेब के अंदर, तब ये स्कीम लॉन्च की थी। तो इस तरीके से क्या हो है, हर एक स्कीम का ना जो लॉन्च डेट अगर आपको याद करनी है तो उस समय क्या सर्कमस्टांसेस थे उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्च डेट याद करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज याद रहेगी। अदरवाइज आप केवल ऐसे ही रटोगे तो आप क्या कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए क्या है, हमेशा चीजों को लिंक करके याद करने की कोशिश करो। पात्रता क्या है? प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत खेती योग्य जमीन का मालिक होना योजना का लाभ पाने का मुख्य पात्रता मानदंड है, जिसमें उच्च आर्थिक स्थिति संबंधित कुछ अपवाद है। देखिए, इस स्कीम में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास खेत योग्य भूमि होनी चाहिए, यानी एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके नाम पर है तो आपको पैसा मिल जाएगा। कुछ अपवाद है लेकिन
आज की तारीख में भी बहुत लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं कि गांव में उनके नाम पे खेती योग्य जमीन है, वो खुद खेती नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस स्कीम का लाभ वो उठा रहे हैं। तो इस पर गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे काम कर रही है कि कैसे हम इसे बेटर कर सकें। 6,000 रुपये मिलते हैं 2-2 हज़ार रुपये किस्तों के अंदर। 5% लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन इसमें होना जरूरी है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंडिंग करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सर, लेकिन राजस्थान में आप देखिएगा 6,000 रुपये नहीं, 6,000 से कुछ ज़्यादा रुपए मिलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना को सपोर्ट करती है, वो आपको बताना है अब कमेंट बॉक्स में कि स्टेट गवर्नमेंट कितना अपने ओर से डालती है। ठीक है, अभी कुछ 1-2 बजट पहले ही ये चीज़ राजस्थान में स्टार्ट हुई है कि अपनी ओर से स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा डाल रही है। इसके अलावा एक और नई चीज़, प्रधानमंत्री किसान AI चैटबॉट। इस स्कीम में कोई अगर समस्या है उसके समाधान के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बना दिया गया है किसान ई-मित्र के नाम से। सितंबर 2023 में ये चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया गया था, जिससे कि किसानों के जो भी सवाल है वो सब यहाँ से सॉल्व हो जाए। ठीक है, ओके, तो ऐसा करते हैं, बाकी स्कीम्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही है। आगे आने वाली जो स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद अदर जो सेक्टर हैं, लेट्स से इंडस्ट्री, फिर हम वल्नरेबल सेक्शंस की जो स्कीम है वुमेन वगैरह उनकी बात करेंगे। इसके अलावा अदर जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनकी भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कल से कोशिश करेंगे कि ये क्लास हमारी लाइव ही हो जाए, जिससे कि आपसे डिस्कशन भी हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।